बार का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू काफी खास था क्योंकि इस बार भारत सरकार ने कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ बड़े बड़े वादे भी किए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एक बाई मंथली रिव्यू होता है, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक साल में हमें 6 बार रिव्यू देखने को मिलता है। पहला रिव्यू रहा था अप्रैल में, अप्रैल के बाद था जून में, जून के बाद अगस्त और अगस्त के बाद अक्टूबर में रिव्यू देखने को मिल रहा है। तो ये फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है। अब अक्टूबर के बाद हमें दिसंबर और नेक्स्ट ईयर फरवरी में देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी ये रिव्यू होता है तो मेनली दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, एक तो ग्रोथ रेट पे और एक इन्फ्लेशन पे। अच्छी बात तो ये है कि अपना जो इन्फ्लेशन का रेट है वो लगातार कंट्रोल्ड चल रहा है। इन्फ्लेशन का दर अगर आप देखेंगे तो 4% से भी कम देखने को मिल रहा है। और इस बार जीडीपी में भी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। तो हमारे लिए दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं। इन्फ्लेशन भी हमें कंट्रोल देखने को मिल रहा है और ग्रोथ रेट भी फर्स्ट क्वार्टर में हमें पॉजिटिव ही देखने को मिली है। और इसी वजह से जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया गया है। जहां पहले आरबीआई का कहना था कि 6.5% ग्रोथ रेट रहेगी, अब उन्होंने इसको 6.8% कर दिया है। इवन इन्फ्लेशन के रेट को भी उन्होंने यहाँ पर कम किया है। तो जैसे जैसे अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है और इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो इस वजह से जो रेपो रेट है वो अभी भी 5.5% ही रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक्स पैसा उधार लेते हैं। जैसे कि मैं बैंक गया, मैंने बैंक से पैसे उधार लिए, बदले में मैं उनको इंटरेस्ट पे करता हूँ और इंटरेस्ट का कोई पर्टिकुलर रेट होता है। वैसे ही बैंक्स जाती हैं आरबीआई के पास, ये इनसे पैसे उधार लेते हैं और बदले में ये इनको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करते हैं। और इसी इंटरेस्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब एक ही लॉजिक के अलग अलग वेरिएशंस हैं। अब बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन की। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जिसमें कि आम आदमी के डेली यूज़ के सामान जैसे कि चावल, दाल, तेल, सब्जी, दूध वगैरह, इन सब चीज़ों के दाम ट्रैक किए जाते हैं। यह आम आदमी की जेब पे डायरेक्ट असर डालता है। आरबीआई ने अपना नया फोरकास्ट दिया है जिसमें कि फिस्कल ईयर 2025 और 2026 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन को 2.6% बताया गया है। पहले ये एस्टीमेट 3.1% था, मतलब काफ़ी नीचे रिवाइज किया गया है इसको। अब ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन ये दिखाता है कि लोगों की जो खरीदने की कैपेसिटी है वो कमज़ोर नहीं हो रही है। अगर प्राइसेस तेज़ी से बढ़ेंगे तो डिमांड गिर जाएगी और अगर डिमांड गिरती है तो ग्रोथ भी गिरेगी। इसीलिए आरबीआई के लिए सीपीआई एक काफ़ी क्रूशियल इंडिकेटर है। आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि अभी के लिए इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी हमें स्टेबल ही दिख रही है, लेकिन अगर सीपीआई अपने टारगेट से ऊपर गई तो मॉनेटरी पॉलिसी को और सख्त करना पड़ सकता है। अब आरबीआई जो है वो सिर्फ इंडिया के इन्फ्लेशन चार्ट्स नहीं देख रहा है, वो वॉशिंगटन का बजट, यूएस के बॉन्ड डील्स और ग्लोबल कैपिटल फ्लोज पे भी अपनी नज़र बनाए हुए है। क्योंकि आज की इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी में वॉशिंगटन डीसी में कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में भी दिखता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन ले लेते हैं। पहली नज़र में तो ये एक इंटरनल इशू लगता है कि भाई डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की अपने बीच की लड़ाई है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे अलग तरह से देखते हैं। शटडाउन का मतलब है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ट्रस्टेड बोरोवर है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है क्योंकि यूएसए का नेशनल डेट अब $37.4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अब इतने बड़े डेट बर्डन का मतलब होता है कि उस पर जो इंटरेस्ट हैं वो भी बहुत बड़ी होंगी। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा सेफ एसेट्स जैसे कि यूएस ट्रेजरीज वगैरह में डालने लगते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर एकदम से और मजबूत हो जाता है और जो हमारी इंडियन करेंसी रुपी है वो कमज़ोर होने लगती है। अब इंडिया के लिए कमज़ोर रुपए का मतलब है कि महंगे इंपोर्ट्स, महंगा पेट्रोल, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे रॉ मटेरियल्स, जो इवेंचुअली आम आदमी के खर्चे बढ़ा देंगे। इसीलिए चाहे देश के अपने इन्फ्लेशन मैट्रिक्स कंट्रोल में हो, लेकिन हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनमें फिर इन्फ्लेशन का रिस्क खड़ा हो जाता है। इसीलिए आरबीआई वॉशिंगटन में जो कुछ भी चल रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है वो ग्लोबल कैपिटल के फ्लो का टोन सेट करता है। अगर यूएस मार्केट में यील्ड स्पाइक करते हैं तो इंडिया के मार्केट से फॉरेन फंड्स निकल सकते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे देश के लिए उधार लेना और मुश्किल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाएंगी और हमारी ग्रोथ के लिए और नए रिस्क खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मॉनेटरी पॉलिसी का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास कोई कार लोन, होम लोन या पर्सनल क्रेडिट है तो फिलहाल इस पे एज सच कोई नया रिलीफ नहीं है। रेपो रेट भी 5.5% पे स्टेडी चल रहा है, इसीलिए ईएमआईज वगैरह भी फिलहाल वही रहेंगी। पहले के जो रेट कट्स हैं उनका बेनिफिट बोरोवर्स को ऑलरेडी मिल चुका है। फिक्स डिपॉजिट्स और स्मॉल सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए ये स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रेट स्टेबल रहने से डिपॉजिट्स का जो रिटर्न है वो शार्पली नहीं गिरता है। अगर इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो रियल रिटर्न्स थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं।
वहीं जो इन्फ्लेशन और डेली खर्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ये टोटली सप्लाई साइड के फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि मॉनसून, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स वगैरह। और एमएसएमईज और स्मॉल बिजनेसेस के लिए रेगुलेटरी ईजिंग का मतलब है कि उनके लिए क्रेडिट लेना और आसान हो सकता है। वहीं हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इस स्टेबिलिटी का बहुत फायदा मिलेगा, प्लानिंग इजी होगी और नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एक क्लियर मैसेज देती है कि ग्रोथ भी जरूरी है और इन्फ्लेशन कंट्रोल भी। अब रेपो रेट को स्टडी रखना और एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करना, दोनों ही चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि आरबीआई चीज़ों को काफ़ी कॉशियसली बैलेंस कर रहा है, वो भी इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच में। क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के शटडाउन्स, डेट लेवल्स और इंटरनेशनल बॉन्ड यील्ड जैसे फैक्टर डायरेक्टली इंडिया के मार्केट्स और करेंसी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए आरबीआई सिर्फ डोमेस्टिक नंबर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सिग्नल्स को भी क्लोजली मॉनिटर करता है। तो आखिर में ये जो पॉलिसी है ये इस बात का रिमाइंडर है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ये एक कंटिन्यूअस बैलेंसिंग एक्ट है। और यहाँ पर आम आदमी के लिए ये बात समझना जरूरी है कि जो डिसीजंस आरबीआई के बोर्ड रूम में लिए जाते हैं उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हर आदमी, उसके घर, उसके वॉलेट और उसके काम धंधे पर पड़ता है।